Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जीवन जी। तो सर डायरेक्टर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये फैसला किया कि हम ये टास्क है डील को शेयर करने का और करने का वो डायरेक्टर इसका एक नाम हसन और एक फारिस है। जो मून प्राइवेट लिमिटेड में फीमेल शेयर होल्डर वो ज्वाइंटली शेयर होल्ड कर रही है अपने माइनर सन के साथ और ठीक है, नहीं ठीक चलाए, आगे कहानी आगे चलाए। इसमें ऐसा कीजिए, आपने कहीं क्वेश्चन लिखा हुआ है? हाँ, ये मुझे ना क्लास के बाद दिखाइएगा। ये मैं पढ़ के तसल्ली के साथ, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंथी है, तो ये पढ़ के तसल्ली के साथ फिर आपको इसका आंसर करूंगा और ज़रूरी हुआ तो क्लास में भी ये डिस्कस कर दूंगा। जी कोई मसला नहीं, आप पूछिए क्वेश्चन। जी, डायरेक्टर को हमने अपॉइंट किया है कैजुअल वैकेंसी के लिए, ठीक है, रिमूव करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, फॉर द टाइम बीइंग में जिस डायरेक्टर को हमने रिमूव करना होता है उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है, उसको कंसीडर करते हैं जी। और की क्वेश्चन वो आपने देखा भी होगा, जो हमने केस स्टडी की थी उसमें भी इसी तरह हुआ था। जो हमने कैजुअल वैकेंसी में फिल किया था दूसरे बंदे को, तो उसको हमने फॉर द टाइमिंग में काउंट किया था। और की क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 की हाँ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, केस स्टडी अटेम्प्ट कर ली थी। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डायरेक्टर से रिलेटेड दो कंसेप्ट्स हैं हमारे। पहले हम इन दो कंसेप्ट्स को कवर करेंगे, फिर इसके बाद एंड पे इनके पास पेपर के क्वेश्चन और केस स्टडी प्रैक्टिस करेंगे। कंसेप्ट क्या है हमारे? पहला कंसेप्ट है लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन डायरेक्टर्स। यानी हमने ये तो पढ़ लिया कि डायरेक्टर्स के पास पावर्स होती हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं और उन ड्यूटीज को पूरा करने के लिए उन्हें पावर्स क्या दी गई हैं, लेकिन क्या उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां भी हैं, कुछ लिमिटेशंस लगाई इम्पोज की गई हैं उनके ऊपर। वो बिल्कुल कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशंस उन पे इम्पोज की गई हैं। वो लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शंस हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। प्लस मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में कुछ चंद एक रूल्स हैं वो स्टडी करेंगे। लेकिन ये मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स उतना कम्प्रीहेंसिवली हमारे सिलेबस में डिस्कस नहीं हुआ, शामिल नहीं है, जितना कि जनरल मीटिंग के रूल्स और जनरल मीटिंग के कंसेप्ट थे, ठीक है। तो कंपैरेटिवली मीटिंग ऑफ डायरेक्टर आसान कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट है। लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ये भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, लेकिन है कुछ ज्यादा कंसेप्ट, 6-7 कंसेप्ट हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स पे क्या क्या लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस कंसेप्ट को वो डिवाइड करता है डिफरेंट छोटे छोटे कंसेप्ट्स में। एग्जाम में आपको ये पूरा कंसेप्ट नहीं पूछेगा, बल्कि कोई एक कंसेप्ट या दो कंसेप्ट उठा के उनके बारे में 1, 2, 3 मार्क्स के साथ क्वेश्चन पूछ लेगा, एक या दो कंसेप्ट। तो लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या डायरेक्टर्स पे? सबसे पहला लोन टू डायरेक्टर। पहला कंसेप्ट ये कि क्या एक डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है। इसके बारे में शायद पहले भी हमने कुछ 1-2 लेक्चर्स में सरसरी सी बात की है कि अगर डायरेक्टर्स को लोन देने की अथॉरिटी डायरेक्टर के पास ही हो तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो क्या डायरेक्टर्स को लोन दिया जा सकता है? वो कहते हैं बिल्कुल लोन दिया जा सकता है, लेकिन प्रोसीजर क्या होगा, कंडीशंस क्या हैं,
कुछ ना कुछ कंडीशन इम्पोज की, तो हम इस कंसेप्ट में उन कंडीशंस को पढ़ेंगे लोन टू डायरेक्टर्स में, कि क्या डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है, अगर दिया जा सकता है तो किन कंडीशंस के मुताबिक। अच्छा, लोन के बारे में इससे पहले हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है, वो चैप्टर नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद वो 21, हाँ जी 21, जिसमें था कि क्या एक चीफ एग्जीक्यूटिव को लोन दिया जा सकता है या किसी पर्सन को, खास तौर पे चीफ एग्जीक्यूटिव भी उसने उसमें शामिल किया था, क्या उसको लोन दिया जा सकता है फॉर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी या उसकी होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सकती है, लोन दिया जा सकता है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव को क्या लोन दिया जा सकता है? क्या पढ़ा था हमने वहां पे कि लोन दिया जा सकता है। दो शर्तें थी, पहली कि वो अपॉइंटमेंट से पहले डायरेक्टर ना हो, यानी वो डायरेक्टर ना हो, इसलिए कि अगर वो डायरेक्टर हुआ तो फिर वो वाली कंडीशन नहीं, ये वाली कंडीशन लगती, अपॉइंटमेंट से पहले डायरेक्टर ना हो और उसके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ हो कि उसको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे अक्सर लोग जब उनके जॉब की टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं तो उन्हें जहाँ पे उनकी मंथली सैलरी लिखी जाती है वहाँ पे ये भी लिखा जाता है साल में छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी, ये भी लिखा जाता है कि इन्हें लोन प्रोवाइड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो वो हमने कंसेप्ट याद रखिए, आपने दोनों में फर्क रखना है। वो कंसेप्ट डिफरेंट था, वो था लोन फॉर परचेज ऑफ शेयर्स। इसमें वो पर्पस मेंशन नहीं करता इस कंसेप्ट में, वो स्पेसिफिकली कहता है डायरेक्टर्स को लोन देना है। पर्पस कोई भी हो सकता है अदर देन परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी, क्योंकि अगर परचेज ऑफ शेयर्स की बात की तो हम फिर उस चैप्टर 21 में चले जाएंगे, वो कंसेप्ट लिखेंगे अगर वो लोन का पर्पस स्पेसिफाई कर दे। अगर वो सिर्फ इतना कहता है कि जी डायरेक्टर्स ने अप्लाई किया लोन लेने के लिए, तो फिर हम इस चैप्टर में आएंगे। और इसी तरह का है कि मिलता जुलता और कंसेप्ट है, लोन दिया है किसको? डायरेक्टर्स को नहीं, एसोसिएटेड कंपनी को। क्या एक कंपनी एसोसिएटेड कंपनी को लोन दे सकती है? ये भी एक कंसेप्ट है, ये चैप्टर 26 में डिस्कस हुआ है। तो लोन से रिलेटेड हमारे पास 3 कंसेप्ट है। एग्जाम में आपने इन तीनों में फर्क रखना है, अगर आपने सिचुएशन मिक्स कर दी तो पूरे का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। एक है लोन देना फॉर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी, शेयर परचेज करने के लिए, पर्पस स्पेसिफाइड होता है इसमें। दूसरा है लोन दिया डायरेक्टर्स को, ये दूसरे कंसेप्ट इस चैप्टर में। और तीसरा है लोन दिया एसोसिएटेड कंपनी को, ये अलग कंसेप्ट है 26 का। तो यहां पे हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ेंगे? लोन टू डायरेक्टर्स, जो किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट होगा हमारा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन या गिफ्ट टू मेंबर। क्या एक कंपनी को किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए या अपने मेंबर्स को गिफ्ट देने चाहिए? ये एक इशू है, तो इसके ऊपर गाइडेंस है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट होगा हमारा असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस का कंसेप्ट क्या है? असाइनमेंट ऑफ ऑफिस का मतलब ये है कि मैं अगर फर्ज कीजिए किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं और मुझे इलेक्ट किया गया, कुछ अरसे के बाद मैं कहता हूं अच्छा मैं डायरेक्टर नहीं रहता, मेरी जगह पे मैं कहता हूं जी ये डायरेक्टर आ गए, किसी दूसरे बंदे को कह दिया मैंने कि आप डायरेक्टर बन। क्या एक डायरेक्टर अपनी जगह पे किसी दूसरी पर्सन को एज डायरेक्टर रिप्लेस कर सकता है? इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस, ये इसके बारे में लॉ कहता है कि असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जैसे मुझे किसी कंपनी का डायरेक्टर इलेक्ट किया गया, मैं इन भाई से कहूँ हाँ भाई तुमने डायरेक्टर बनना है, क्या बनना है? मैं कहूँ 10 लाख दो, मेरी जगह तुम डायरेक्टर बन जाओ, मैं अपनी जगह तुम्हें बना देता हूँ। वो कहते हैं नहीं, ये असाइनमेंट जो है इसकी इजाजत नहीं है, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। इजाजत है कि नहीं वो भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस का मतलब समझ आ गया कि मैंने अपना ऑफिस, अपनी पोजीशन, अपनी डायरेक्टरशिप असाइन कर दी, ट्रांसफर कर दी किसी और को। अगर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कलेक्टिवली कोई एक डायरेक्टर रिजाइन करता है, उसकी जगह पे कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि आईएल वैकेंसी के तौर पे फिल करना है, किसी और डायरेक्टर को ले आते हैं, उसकी इजाजत है, वो असाइनमेंट नहीं कहलाएगी, वो तो कैजुअल वैकेंसी फिल करना कहलाएगा अगर कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर ये कहता है कि मेरी जगह पे ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, इसको डायरेक्टर बना दो, ये असाइनमेंट ऑफ ऑफिस कहलाएगी।
तो असाइनमेंट ऑफ ऑफिस का कंसेप्ट क्या है ये समझ आ गया हमें। चलिए फिर इसके बाद इसके रूल्स पढ़ने आज के लेक्चर में हमने, फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे रिम्यूनरेशन। अब जाहिर है डायरेक्टर्स जो हैं अगर कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके बदले में उन्हें कुछ ना कुछ रिम्यूनरेशन तो ज़रूर मिलेगी। याद रखें डायरेक्टर्स लाजमी नहीं कि कंपनी के एम्प्लॉय हो, कुछ तो हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव फुल टाइम एम्प्लॉय, कुछ सैलरी मिल रही होगी लेकिन उनकी एम्प्लॉय होने की वजह से सैलरी मिल रही होगी। डायरेक्टर्स चूंकि डेली बेसिस पे ऑफिस में नहीं आते इसीलिए इनको जो भी रिम्यूनरेशन पे की जाती है वो सैलरी नहीं रिम्यूनरेशन कहलाती है, और वो उनकी मीटिंग के हिसाब से होती है कि आप जितनी मीटिंग हुई हर मीटिंग के बदले में हर डायरेक्टर को इतने पैसे मिलेंगे मीटिंग के लिहाज। तो क्या जो डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड करते हैं आने जाने का खर्चा और मीटिंग में जो भी अपनी स्किल्स के बेस पे जो डिसीजन मेकिंग करेंगे, जाहिर है कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को अपनी, उसके कुछ ना कुछ उन्हें पेमेंट होगी, रिम्यूनरेशन पे की जाएगी। उसके बारे में क्या रूल्स हैं कि वो रिम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा, ये भी हमने आज के लेक्चर में स्टडी करना है। रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर का केस, और फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजैक्शन। अगर कोई एक कंपनी डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं डायरेक्टर के साथ। ये हमारे कंसेप्ट्स हैं आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 में से, लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टर्स। स्टार्ट करें इनको डिटेल में पढ़ना। सबसे पहला कंसेप्ट, क्या एक कंपनी अपने किसी डायरेक्टर को लोन दे सकती है? अब इसमें डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी का भी आ जाता है, होल्डिंग कंपनी डायरेक्टर अपनी कंपनी का या होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर। इसमें स्पाउस भी शामिल है, माइनर चाइल्ड भी शामिल है। आपको पता है लीगल प्रोविजंस समटाइम्स ऑफिशियल्स के रिलेटिव्स को भी कवर कर रही होती है, ऑफिशियल के रिलेटिव्स को भी कवर कर रही होती हैं। तो यहाँ पे क्या, इससे पहले हमने किसी प्रोविजन में ये पढ़ा है कि ये डायरेक्टर के साथ उसके रिलेटिव्स भी कवर हो जाते हैं इसमें रिस्ट्रिक्शन में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था। तो कहता है लोन, अच्छा डायरेक्टर को देने के लिए ये प्रोविजन इक्वली अप्लाई होगी अगर लोन डायरेक्टर को दिया या डायरेक्टर की स्पाउस को दिया या माइनर चाइल्ड को दिया। स्पाउस या माइनर चाइल्ड को जो लोन दिया जाता है ये भी समझा जाएगा डायरेक्टर को ही दिया। कह रहे क्या कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, मेंबर्स की अप्रूवल होनी चाहिए जनरल मीटिंग में, यानी मेंबर उस लोन को अप्रूव करे, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को अप्रूव करें, फिर डायरेक्टर्स को लोन दिया जाएगा, वरना डायरेक्टर्स को लोन नहीं दिया जाएगा। ठीक, क्या एक डायरेक्टर को लोन या उसके स्पाउस माइनर चाइल्ड को लोन दिया जा सकता है? यस। कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन डायरेक्टर अप्रूव करें जनरल मीटिंग में। दूसरी कंडीशन, अगर लिस्टेड कंपनी है तो फिर कमीशन यानी SCCP से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लिस्टेड कंपनी के केस में SCCP से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन वो अगर कंपनी ऐसी है जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही लोन देना है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह, उसके लिए क्या डायरेक्टर को लोन देने के लिए मेंबर की अप्रूवल, कमीशन की अप्रूवल की जरूरत है? वो कहते हैं भाई इस कंपनी का तो रूटीन का काम है लोन देना, तो जिस तरह आम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दूसरे लोगों को लोन देते उसी तरह डायरेक्टर को भी लोन दे। यहाँ पे कंपनी के लिए डायरेक्टर और आम आदमी एक बराबर हो जाता है, तो स्पेसिफिक अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो बताइए, एक डायरेक्टर ने कंपनी को अप्लाई किया कि सर मुझे लोन चाहिए, लोन दीजिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा नहीं, कंपनीज एक्ट के मुताबिक तो डायरेक्टर को लोन दिया ही नहीं जा सकता। क्या चीफ एग्जीक्यूटिव की अंडरस्टैंडिंग ठीक है? डायरेक्टर्स को लोन दिया जा सकता है। क्या कंडीशंस है? पहली कंडीशन जनरल मीटिंग की अप्रूवल चाहिए। दूसरी कंडीशन लिस्टेड कंपनी के केस में कमीशन की भी अप्रूवल चाहिए। और तीसरी बात, अगर तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो फिर इन अप्रूवल्स की जरूरत नहीं है, फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, या ये कह सकते हैं कि वो एक्सेप्शन है।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बैंक के डायरेक्टर बैंक से लोन ले सकते हैं, अप्रूवल की जरूरत कोई नहीं। समझ आ गया ये बात? चलिए एग्जाम टिप में वही बात जो हमने अभी डिस्कस की है कि अगर तो लोन चीफ एग्जीक्यूटिव को दिया जा रहा है या किसी और को फॉर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी, तो कंसेप्ट अप्लाई होगा चैप्टर 21 वाला। और अगर लोन दिया जा रहा है किसी एसोसिएटेड कंपनी को, तो ये कंसेप्ट अप्लाई होगा चैप्टर 26 वाला जो भी हमने पढ़ना है। और अगर लोन दिया जा रहा है किसी डायरेक्टर को, तो फिर क्या कंडीशंस है? क्या डायरेक्टर्स को लोन दिया जा सकता है? हाँ बिल्कुल दिया जा सकता है। क्या कंडीशंस है? जनरल मीटिंग की अप्रूवल, कमीशन की अप्रूवल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नो एप्लीकेशन। चलिए लोन टू डायरेक्टर का कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन आर गिफ्ट्स टू मेंबर। कहते हैं पहली चीज तो मेंबर्स को आप एजीएम में गिफ्ट नहीं दे सकते। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने टैक्स पढ़ा है उनको अंदाजा होगा कि जब कंपनी कोई डिविडेंड पे करती है तो इस पे टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है, ठीक है, विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करके फिर पेमेंट करते हैं। हो सकता है कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ एक रास्ता निकाले इस टैक्स को अवॉइड करने के लिए। क्या मीटिंग हो, उन्हें कहे सर हम आपको डिविडेंड तो कोई नहीं देंगे, लेकिन हम आपको तोहफे के तौर पे ये हमने बहरिया टाउन में प्लाट खरीदे हैं, आपको तोहफे के तौर पे ये प्लाट दे रहे हैं। इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि जी इन प्लाट को लीजिए, मार्केट में जाके सेल कीजिए और जो पैसे आएंगे वो आपका डिविडेंड होगा। अब इससे टैक्स को अवॉइड कर लिया। तो गवर्नमेंट ने तो कोई रास्ता नहीं छोड़ना था इस तरह के टैक्स को अवॉइड किया जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप मेंबर्स को किसी भी मीटिंग में मेंबर्स को गिफ्ट के तौर पे कोई चीजें नहीं दे सकते, वरना वो डिविडेंड असल में फिर कोई भी कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड कभी भी ना देती और गिफ्ट सारी कंपनी दे रही होते। इसीलिए उन्होंने टैक्स अवॉइडेंस का रास्ता रोका। फिर इसके बाद पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट नहीं हो, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वरना हिस्ट्री में हमारे सामने बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो अपनी मर्जी की रेगुलेशन पास करवाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, और जब वो पॉलिटिकल पार्टीज जीत जाते हैं तो फिर उनसे अपनी मर्जी की रेगुलेशन पास करवाते हैं। आपने शायद कुछ मूवीज भी इस तरह की देखी होंगी, कुछ बनी हैं जिनमें वो इस तरह के कुछ बताते हैं इंसिडेंट्स। तो इसीलिए उन्होंने कहा कोई भी कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन नहीं देगी और ना ही किसी और बंदे को पॉलिटिकल पर्पस के लिए कोई पेमेंट करेगी, किसी भी और बंदे। नहीं, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं करना, बस नहीं करना। आगे चलें, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस का मतलब क्या है कि एक डायरेक्टर अपनी जगह पे किसी दूसरे बंदे को डायरेक्टर बना दे और कहा भाई ये क्या चक्कर है, मेंबर्स ने तो आपको अपॉइंट किया और आप आगे किसी दूसरे को अपनी जगह पे डायरेक्टर बना रहे हैं। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस मना है, नहीं कर सकते, असाइनमेंट नॉट अलाउड। लेकिन कहते हैं असाइनमेंट ऑफ, एक कंसेप्ट है असाइनमेंट ऑफ ऑफिस, एक कंसेप्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर। ये अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर क्या होता है? कहते हैं असाइनमेंट तो नहीं कर सकते, अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा भाई ये कौन होता है? अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर ऐसे डायरेक्टर को कहते हैं जिसको अपॉइंट किया हो डायरेक्टर नहीं अपनी जगह पे, लेकिन आर्जी तौर पे, मुस्तकिल तौर पे नहीं। जैसे अगर डायरेक्टर को किसी काम की वजह से मुल्क से बाहर जाना पड़े और उसका मुल्क से बाहर स्टे अगर तो थोड़े दिनों के लिए है तो फिर इजाजत नहीं है अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर की, लेकिन अगर 90 दिन से ज्यादा स्टे है बाहर के मुल्क में तो वो अपनी जगह किसी दूसरे को अपॉइंट कर सकता है एज अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर। इसके लिए पहली कंडीशन तो ये हो गई कि उसका पाकिस्तान से बाहर स्टे 90 दिन से ज्यादा दिनों के लिए होना चाहिए, कम के लिए नहीं।
दूसरी कंडीशन ये होगी कि बाकी के डायरेक्टर्स की भी अप्रूवल होनी चाहिए, उनको पता हो, उनकी अप्रूवल हो, ताकि वो अप्रूवल से पहले देखें कि दूसरा पर्सन जिसको अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है ये कॉम्पिटेंट है कि नहीं, इस काबिल है कि नहीं कि बोर्ड को रिप्रेजेंट कर सके, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सके। तो पहली कंडीशन क्या लगाई उन्होंने, पाकिस्तान से बाहर उसका स्टे 90 दिन से ज्यादा हो। दूसरी कंडीशन क्या लगाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल होनी चाहिए। तीसरी उन्होंने कंडीशन कह ले या एक प्रोविजन कि जैसे ही जो ओरिजिनल डायरेक्टर है पाकिस्तान वापस आएगा, जैसे ही पाकिस्तान की जमीन पे उसने अपना कदम रखा, उसी वक्त जो अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर था वो फारग और उसकी जगह पे ये बंदा दोबारा डायरेक्टर बन जाएगा। यानी इसके लिए अलहदा से कोई प्रोसेस स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से अप्रूवल की जरूरत नहीं है डायरेक्टर से कि जी मैं अपनी पोजीशन दोबारा रिस्टोर कर लूं। वो कहते हैं नहीं, जैसे ही आप वापस आए आप डायरेक्टर बन जाएंगे। तो क्या एक डायरेक्टर, जी एग्जाम में क्वेश्चन आया 3 नंबर के साथ, क्या एक डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को? आप जवाब देंगे नो और 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। हम कहेंगे नहीं, डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता, लेकिन साथ ही देखिए असाइनमेंट ऑफ ऑफिस और अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट एंड सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर ये इंटेग्रल पार्ट है एक दूसरे का, एक ही कंसेप्ट है। तो जिस सेंटेंस में हम ये कहते हैं कि असाइनमेंट ऑफ ऑफिस इज नॉट अलाउड, उससे फौरन इमीडिएटली अगले ही सेंटेंस में फिर ये बताते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेट डायरेक्टर इज अलाउड, चाहे उसने अलहदा से ना पूछा हो, उसे बता अलाउड। लेकिन कंडीशंस क्या है, 90 डेज से ज्यादा का स्टे हो, डायरेक्टर्स की अप्रूवल हो और जैसे ही वो वापस आएगा रिस्टोर हो कर ले, पोजीशन रिस्टोर हो जाएगी। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस क्लियर हो गया। लोन वाली बात भी समझ आ गई। क्या एक डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है? किन कंडीशंस पे? अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इन जनरल मीटिंग, लिस्टेड कंपनी है तो कमीशन से अप्रूवल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को? नहीं कर सकता, लेकिन अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। 90 डेज से ज्यादा स्टे हो पाकिस्तान से बाहर, डायरेक्टर्स की अप्रूवल हो और जैसे ही रिटर्न होगा वो रिस्टोर हो जाएगी पोजीशन। नेक्स्ट, रिम्यूनरेशन। क्या डायरेक्टर को कोई तनख्वाह कोई पैसे मिले, कोई मुआवजा मिलेगा अपनी सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड करने का? वो कहते हैं बिल्कुल मिलेगा, फ्री में थोड़ी उनसे काम करवाएंगे डायरेक्टर से। क्वेश्चन ये है कि वो रिम्यूनरेशन डिसाइड कौन करेगा? इसमें बेसिक कंसेप्ट तो एक ही है, लेकिन चूंकि उन्होंने 2 डिफरेंट पॉइंट्स बनाए हैं, हम भी इस कंसेप्ट को 2 डिफरेंट पॉइंट्स में बता रहे हैं कि सर्विसेज डायरेक्टर की 2 तरह की हो सकती है। एक होती है रूटीन की सर्विस। रूटीन की सर्विस क्या होती है डायरेक्टर्स की, कि हर मंथ एंड पे या हर दूसरे तीसरे महीने में जब भी वो डिसाइड करते हैं मीटिंग होगी और सारे डायरेक्टर्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो जो डायरेक्टर पार्टिसिपेट करेगा उसको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, रिम्यूनरेशन। वो क्या होंगे? एक कंसेप्ट ये है कि डायरेक्टर मीटिंग अटेंड करने के उन्हें क्या रिम्यूनरेशन मिलेगी। दूसरा कंसेप्ट क्या है, अगर डायरेक्टर्स को इस मीटिंग के अलावा कोई और टास्क दिया जाए, मीटिंग अटेंड करने के अलावा कोई और टास्क दिया जाए, जैसे फर्ज कीजिए कोई डायरेक्टर है, उसे कहा जाए कि भाई तुमने जनरल मीटिंग का चेयरमैन भी बनना है, जो एजीएम आने वाली है, वो बोर्ड मीटिंग तो नहीं है, उसके लिए तो एक तरह से ये एक्स्ट्रा काम है। कोई कहा भैया मैं इसके एक्स्ट्रा पैसे लूंगा, ठीक है बिल्कुल मिलने चाहिए। या किसी डायरेक्टर को ये कह दिया जाए कि अच्छा कंपनी ने अपना एक ऑफिस बनाना है, उसके लिए जरा देखो कि ये फॉर एग्जांपल सखर में किस जगह पे कोई सूटेबल सी प्रॉपर्टी जो है वो सेल हो रही है, प्रॉपर्टी ढूंढो और निगोशिएशन करके फाइनल डील जो है तय करके हमें बताओ कि किस रेट में हमें वो प्रॉपर्टी मिल सकती है। अब अगर किसी डायरेक्टर की ये ड्यूटी लगा दी जाए तो क्या उसे ये काम करने के एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए। तो इसीलिए उसने रिम्यूनरेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक उसने कहा मीटिंग अटेंड करने के लिए रिम्यूनरेशन का रूल, और दूसरा एक्स्ट्रा सर्विस। दोनों में फर्क समझ आ गया आपको?
कह रहे अगर मीटिंग अटेंड करेंगे तो आपको रिम्यूनरेशन क्या मिलेगी। नॉर्मली कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होता है, डिफरेंट स्केल्स होते हैं। स्केल से मुराद जैसे आपने देखा पे स्केल होते हैं वो गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों में कि ये पे स्केल है, इसको इतनी सैलरी मिलेगी, पे स्केल ये है तो इतनी सैलरी मिलेगी। वो कह रहा है उसी तरह कंपनी के आर्टिकल्स में स्केल बनाए होंगे उन्होंने और लिखा होगा कि डायरेक्टर्स को कितनी सैलरी या मीटिंग अटेंड करने के लिए कितने रिम्यूनरेशन पे होगी, मैक्सिमम अमाउंट लिखी होगी। डायरेक्टर्स उस अमाउंट से ज्यादा रिम्यूनरेशन डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, कंपनी ने यानी मेंबर्स ने आर्टिकल्स में एक स्केल डिसाइड कर लिया होगा, उससे एक्सीड नहीं कर सकते। हाँ, उससे कम, जैसे हो सकता है उन्होंने लिखा हो कि मीटिंग अटेंड करने के लिए जो डायरेक्टर्स होंगे, नॉर्मल रेगुलर डायरेक्टर्स हैं, उनको हम 25,000 रुपया मीटिंग अटेंड करने के लिए देंगे। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनको हम 10,000 रुपया मीटिंग अटेंड करने के लिए देंगे। जो चेयरमैन होगा उसको 50,000 रुपया मिलेगा। ये मैक्सिमम अमाउंट लिमिट स्केल उन्होंने आर्टिकल्स में लिख दिए होंगे। अब रिम्यूनरेशन क्या होगी ये डिसाइड करेंगे फिर डायरेक्टर, लेकिन इस मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रूटीन वाला। अगर एक्स्ट्रा सर्विसेज कोई काम कहा जाता है डायरेक्टर, इसको रिम्यूनरेशन जो पे करेंगे, ये रिम्यूनरेशन भी डायरेक्टर्स या तो पहले नंबर पे कंपनी यानी मेंबर्स डिसाइड करेंगे और आर्टिकल्स में लिख देंगे कि अगर डायरेक्टर से एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है तो उसके लिए रिम्यूनरेशन ये होगी। अब चूंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है ये प्रिडिक्ट करना कि डायरेक्टर को किस किस नेचर का काम दिया जा सकता है, तो अगर आर्टिकल्स में ये नहीं लिखा हुआ तो फिर रिम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड। यानी बेसिक कंसेप्ट क्या बना कि डायरेक्टर्स को जो रिम्यूनरेशन मिलेगी वो कैसे डिसाइड होगी, वो बोर्ड डिसाइड करेगा या मेंबर्स मीटिंग में डिसाइड करेंगे। लेकिन क्या अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे, नहीं, आर्टिकल्स को सामने रख के। अगर आर्टिकल्स में डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन का जिक्र हुआ है तो वहां पे जो मैक्सिमम अमाउंट लिखी गई है उसके अंदर अंदर रिम्यूनरेशन डिसाइड होगी। वरना अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर डायरेक्टर या मेंबर्स की मर्जी है, वो जो चाहे रिम्यूनरेशन डिसाइड कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ, थोड़ी सी एक बात अजीब सी हमें शायद लग रही हो कि डायरेक्टर्स अपनी रिम्यूनरेशन क्या खुद डिसाइड करते हैं। इसका जवाब है यस, लेकिन अगर आर्टिकल्स में मैक्सिमम लिमिट लिखी हुई है तो उससे एक्सीड नहीं करेंगे। और अगर मेंबर्स को लगता है कि इन्होंने अनयूजुअली हाई रिम्यूनरेशन डिसाइड कर दिया है तो मेंबर फिर जनरल मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे कि आपकी रिम्यूनरेशन क्या होगी। यानी डायरेक्टर्स को उन्होंने अपनी रिम्यूनरेशन डिसाइड करने की पावर जरूर दी है, लेकिन ये पावर रिस्ट्रिक्टेड है। ये नहीं है कि वो 1-1 करोड़ पे सैलरी डिसाइड कर ले। ठीक है, वो आर्टिकल्स में लिमिट लिखी होगी। अगर आर्टिकल्स में लिमिट फॉर एग्जांपल नहीं लिखी तो फिर मेंबर्स के पास ये पावर है कि वो समझते हैं डायरेक्टर्स ने अपनी सैलरी बहुत ज्यादा डिसाइड कर लिया, रिम्यूनरेशन बहुत ज्यादा डिसाइड कर लिया, तो वो जनरल मीटिंग में उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये रिम्यूनरेशन वाला कंसेप्ट समझ आ गया। मीटिंग अटेंड करने के लिए भी और एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए, दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज का है कि मीटिंग अटेंड करने के लिए नॉर्मली स्केल लिखे होते हैं आर्टिकल्स में, उनसे एक्सीड नहीं करना। एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए स्केल नहीं लिखे होते, वहां पे जनरल कोई बात आर्टिकल्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजैक्शन। क्या डायरेक्टर्स के साथ कोई ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं? डायरेक्टर्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। एक तो उनको सैलरी दी जा सकती है, ये भी एक तरह से ट्रांजैक्शन है। डायरेक्टर की नहीं ट्रांजैक्शन, सैलरी या रिम्यूनरेशन कह ले, डायरेक्टर को रिम्यूनरेशन दी जा सकती है, ये भी एक ट्रांजैक्शन उनके साथ। एक और ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, डायरेक्टर कहे सर आप जो मार्केट में सक्खर में जमीन ढूंढ रहे हैं, मेरे पास भी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है एक बड़ी अच्छी लोकेशन पे, उसको देख लें, अगर पसंद आती है तो उसकी डील कर लेते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी अच्छी वाकई अच्छी लोकेशन पे है, दूसरे डायरेक्टर्स की भी तसल्ली हो गई कि वाकई अच्छी लोकेशन पे खरीद लेना चाहिए, तो क्या डायरेक्टर से ये प्रॉपर्टी परचेज की जा सकती है कि नहीं? बिल्कुल की जा सकती है।
अब इसका क्या रूल है ये सुनना है। वो कहता है डायरेक्टर के साथ जो ट्रांजैक्शन करेंगे अगर तो वो ट्रांजैक्शन है कैश, यानी उसको सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो ट्रांजैक्शन होगी थ्रू बैंक। ट्रांजैक्शन क्या होगी? थ्रू बैंकिंग चैनल होगी, एक्चुअली कैश में नोट नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ पे जिन स्टूडेंट की अकाउंटिंग जरा थोड़ी स्ट्रांग है वो सोच रहे होंगे कि अकाउंटिंग में तो हमने पढ़ा है कैश की ट्रांजैक्शन होती है कि एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और बैंक की ट्रांजैक्शन होती है एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। यहाँ पे सर कह रहे हैं ट्रांजैक्शन कैश की, और फिर ये भी कह रहे हैं कि बैंकिंग चैनल के थ्रू होगी। तो याद रखें, नॉर्मल हम कमर्शियल लैंग्वेज में, लॉ की लैंग्वेज में कैश की ट्रांजैक्शन या बैंक की उसे कैश की ट्रांजैक्शन ही कहते हैं। जैसे आपने अगर कभी कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग होते देखी हो, सुनी हो, तो आपको अंदाजा होगा कि वहां पे बाज़ औक़ात कहते हैं हाँ भी आपको कोई टाइम चाहिए या कैश में पेमेंट करेंगे। कैश में पेमेंट का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट। उससे मुराद ये नहीं होती कि आपने एक्चुअली वो 5-5 हज़ार के 1000 के नोट ही हमें देने हैं। अगर आप चेक दे देते हैं दूसरी पार्टी को, ये भी कैश पेमेंट ही कंसीडर होती है, या बैंक ड्राफ्ट दे देते हैं, ये भी कैश पेमेंट ही कंसीडर होती है। तो कैश ट्रांजैक्शन है तो कैसे होगी? बैंकिंग चैनल के थ्रू। इसका मतलब किसी डायरेक्टर को हमने कैश में सैलरी नहीं देनी, उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना। दूसरा अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है? कि सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स इन काइंड। नॉन कैश ट्रांजैक्शन तो यही होती है ना कि डायरेक्टर को कोई चीज बेच दी या उससे चीज खरीद ली और बदले में भी कैश नहीं इन काइंड कोई चीज दी। जैसे बार्टर सिस्टम इन शॉर्ट हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, बार्टर सिस्टम की ट्रांजैक्शन है। क्या वो कर सकते हैं? डायरेक्टर से कहे भैया आप ऐसा कीजिए, आप अपनी प्रॉपर्टी हमें दीजिए और हमारा एक ऑफिस किसी दूसरी लोकेशन पे है, ये आप ले लीजिए। नॉन कैश ट्रांजैक्शन। कहता है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में चूंकि हेर फेर का चांस ज्यादा है कि हो सकता है उसकी वो कोई वैल्यू कम हो चीज की और कंपनी की जो चीज थी इसकी वैल्यू ज्यादा हो और उसको एक्सचेंज कर लिया जाए। इसीलिए इसमें उन्होंने पाबंदी लगाई। क्या? उन्होंने कहा पहली चीज, जब डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगी ना, ये मेंबर्स अपनी जनरल मीटिंग में अप्रूव करेंगे। और मेंबर्स ने भी ये कहा कि बाज़ औक़ात हमें भी पता नहीं चलता कि इन चीजों की वैल्यू क्या है जो एक्सचेंज हो रही है। तो जब आप नोटिस भेजेंगे मीटिंग का रेजोल्यूशन पास करने के लिए, उसमें किसी अप्रूव्ड वैल्यूअर को आपने एंगेज करना है, किसी अच्छे वैल्यूअर्स को, जो दोनों एसेट्स की वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के हमें देंगे। वो उस नोटिस के साथ अटैच होगी ताकि हमें पता चल जाए इनकी वैल्यू क्या है, वैल्यूअर की तरफ से कंफर्म हो जाए। उसके बाद फिर आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वरना नहीं। देखिए, कैश की ट्रांजैक्शन का रूल उन्होंने सिंपल रखा, क्या? बैंकिंग चैनल के थ्रू होगी। लेकिन नॉन कैश ट्रांजैक्शन में उन्होंने दो कंडीशन लगा दी। पहले उन्होंने कहा मेंबर्स अप्रूव करेंगे जनरल मीटिंग में, और दूसरा क्या कहा, जो नोटिस होगा मीटिंग का उसके साथ आपने इसकी वैल्यूएशन और दूसरे पर्टिकुलर जो है वो हमें सेंड करना है ताकि हम वैल्यूएट कर लें मार्केट टर्म एंड कंडीशन पे हो रही है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में रिस्क ज्यादा है, हेर फेर हो सकता है। जी समझ आते हैं कंसेप्ट्स? क्विक रिवीजन कर लें, बताइए फिर। क्या एक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को या होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स को या उनके स्पाउस माइनर चाइल्ड को लोन दे सकती है? अगर कंपनी अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को, क्या कंपनी अपने डायरेक्टर्स को शेयर्स खरीदने के लिए लोन दे सकती है? शेयर्स खरीदने के लिए नहीं दे सकती, ये हमने रिस्ट्रिक्शन वहां पे पढ़ लेते। क्या चीफ एग्जीक्यूटिव को शेयर खरीदने के लिए लोन दे सकते? दे सकते हैं। शर्त क्या है? पहले डायरेक्टर ना हो और टर्म्स ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो। क्या डायरेक्टर को दूसरे पर्पस के लिए लोन दिए जा सकते हैं? बिल्कुल दिए जा सकते हैं। कंडीशंस क्या है? जनरल मीटिंग की अप्रूवल हो, लिस्टेड कंपनी के केस में कमीशन की अप्रूवल हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, एक चीज मुझे याद आ गई, ये अभी कंपनीज एक्ट्स में तो इन्होंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2-3 कंडीशन बना दी। इससे पहले कंडीशन कंपनीज ऑर्डिनेंस में ज्यादा हुआ करती थी, तो मे भी पुराने क्वेश्चन में आपको ज्यादा मार्क्स मिले। आपने उससे परेशान नहीं होना, अब ये कंसेप्ट सिंप्लीफाई हो गया हुआ है। उसमें पहले वो और भी चीजें डिस्कस करता था। तो हमने ध्यान रखना है, केस स्टडी जब भी आएगी, लोन की बात होगी, हमने ध्यान रखना है किस चीज का?
लोन की बात जब भी होगी कि ये परचेज ऑफ शेयर वाला केस है या कि सिंपल लोन टू डायरेक्टर वाला केस है या लोन टू एसोसिएटेड कंपनी वाला केस है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम, किसी पर्सन को पेमेंट कर सकती है पॉलिटिकल पर्पज के लिए, गिफ्ट दे सकते हैं मेंबर्स को, एम्प्लॉय नहीं दे सकती। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस, क्या एक डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन कर सकता है किसी दूसरे डायरेक्टर को? नहीं, लेकिन अपॉइंट कर सकता है किसको? अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर को। कंडीशन क्या है? पाकिस्तान से बाहर जा रहा हो 90 दिन से ज्यादा के लिए, डायरेक्टर्स की अप्रूवल ले ले और जैसे ही पाकिस्तान वापस आएगा पोजीशन रिस्टोर हो जाएंगे। रिम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्टर्स खुद ही या कंपनी जनरल मीटिंग में या आर्टिकल्स के मुताबिक डिसाइड होगी। ट्रांजैक्शंस, अगर कैश की डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं क्या? कैश की ट्रांजैक्शन है, क्या रूल है? बैंकिंग नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, मेंबर्स अप्रूव करेंगे ट्रांजैक्शन को और नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन जो होगा उसमें प्रूव्ड वैल्यू की तरफ से वैल्यूएशन रिपोर्ट लिखी होगी और पर्टिकुलर्स लिखे होंगे। चलिए, ये तो हो गया हमारा रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स की मीटिंग। जनरल मीटिंग और डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में क्या फर्क है मेरे भाई? अरे भाई, आप जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग में क्या फर्क है? जनरल मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की, मेंबर्स की, बोर्ड मीटिंग होती है डायरेक्टर्स की। जनरल मीटिंग का कोरम का क्या रूल था? नहीं, इधर कुछ नहीं लिखा हुआ, इधर तो डायरेक्टर का लिखा हुआ है ना। मैं तो कंपेयर करवाना चाहता हूं कंसेप्ट जनरल मीटिंग वाले के साथ। अगर 30 मिनट में कोरम पूरा ना हुआ हो तो मीटिंग जो है, अगर डायरेक्टर्स ने कॉल की है तो पोस्टपोन हो जाएगी। अगर मेंबर डिसॉल्व, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, ये तो नहीं पूछा। मैंने तो पूछा कोरम कितना होगा, मैंने ये नहीं पूछा कोरम प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा। एग्जामिनर का क्वेश्चन समझे, आर्टिकल्स में लिखा होगा। नहीं, वो कोई लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी का मुझे लग रहा है, मुझे पता नहीं है सही है कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद लिस्टेड कंपनी में लिखा था 10 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग 25% वोटिंग पावर, और शायद वोटिंग पावर में कह रहा था प्रॉक्सी को काउंट करना है, और 10 मेंबर्स में प्रॉक्सी को कह रहा था वो काउंट नहीं करना। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या कहता था? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो दोनों में काउंट होंगे। हाँ, दोनों में काउंट होंगे। तो सही कह रहा हूं क्या मैं? तो अनलिस्टेड कंपनी का क्या रूल था? 2 मेंबर प्रेजेंट के प्रॉक्सी प्रेजेंट इन पर्सन वे 25% वोटिंग पावर। हाँ जी, और ये था सारी अनलिस्टेड कंपनी के लिए कि उन अनलिस्टेड के लिए जिनका शेयर कैपिटल था, और ऐसी कंपनी जिनका शेयर कैपिटल नहीं है प्रोवाइडेड इन आर्टिकल। ये वो कंसेप्ट नहीं है, ये है डायरेक्टर्स का कंसेप्ट, वो जनरल मीटिंग का कंसेप्ट था। सबसे पहले कहता है फ्रीक्वेंसी। उधर क्या था? जनरल मीटिंग साल में कितनी हो सकती हैं? गलत, मैंने कहा था जनरल मीटिंग, मैंने एजीएम का लफ्ज नहीं यूज किया। जनरल मीटिंग जितनी चाहे कर सकते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है वैसे प्रैक्टिकली 14-15 मीटिंग से ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर जनरल मीटिंग के लिए मतलब एक तो एजीएम हो जाएगी ना, और बाकी हर ईजीएम के लिए 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है। ईजीएम मैंने क्या कहा? 21 दिन का। जी भैया, आप ईजीएम के लिए 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है, इसकी एक्सेप्शन बताएं। हाँ, ऑल मेंबर्स एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट सो एग्री, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में बी कंडक्टेड एट शॉर्टर नोटिस। चले ठीक। अब बताइए बोर्ड मीटिंग की फ्रीक्वेंसी क्या क्या रूल है? कहता है वंस इन जनरल मीटिंग का रूल है एट लीस्ट 1 इन ईच ईयर। ये मैं वैसे लिखा नहीं हुआ कहीं, सिर्फ रिक्वायरमेंट को सामने, क्योंकि हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग तो जरूर होगी ना। अब बाकी में भी एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग में तादाद ज्यादा हो जाए, कम से कम एक तो जरूर होगी, एग्री करते हैं। बोर्ड मीटिंग के बारे में कहते हैं कि 3 महीनों में एक जरूर होनी चाहिए। 3 महीनों में
3 महीनों कहते हैं क्वार्टर। पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी है वंस इन ईच क्वार्टर। अब देखें स्टूडेंट कैसे अपने कंसेप्ट के मुताबिक लिखता है। आईकैब ने पूछा डायरेक्टर मीटिंग कितनी होनी चाहिए, उसने कहा 4 times in 1 year। उसने गलत कर दिया, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ अगर दिसंबर में आप हर हफ्ते मीटिंग कर ले तो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो कहता है ऐसे रूल नहीं है, वंस इन ईच क्वार्टर, हर 3 महीने में एक दफा मीटिंग होनी, कम से कम। ज्यादा करना चाहे हर महीने कर ले, कोई इतराज नहीं। लेकिन अगर आप पूरे साल में कोई मीटिंग ही नहीं करते, ये कह के डायरेक्टर्स बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं, तो क्या एक्सेप्टेबल है? नहीं, वायलेशन हो गई। फिर तो सारे के सारे डायरेक्टर ही फारे हो गए। आपको पता है 3 कंसेक्टिव मीटिंग, वैसे वो तो मीटिंग अभी कॉल ही नहीं की हमने। हाँ जी, तो फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया। एट लीस्ट है ये, एट लीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर पब्लिक कंपनी के लिए। कोरम क्या होगा? कह रहा है लिस्टेड कंपनी के लिए 1/3 or 4 विच एवर इज हायर। अगर डायरेक्टर्स हैं 7, कोरम क्या होगा? नहीं प्रोविजन ना बताएं, कैलकुलेशन करके बताएं, वो केस स्टडी में कैलकुलेशन करनी होती है। 4 भैया 4। और अगर डायरेक्टर की तादाद 10 है, कोरम क्या होगा? फिर भी 4 होगा। अगर 15 है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1/3 or 4 विच एवर इज हायर। अब इसको फ्रैक्शन में कैलकुलेशन ना करके देखें, ठीक है। वो कहते हैं सर अगर 14 डायरेक्टर हुए फिर तो कैलकुलेशन करते हैं, फिर 4.25 मौजूद होने चाहिए, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर 5 होंगे, फिर 1/3 or 4 विच एवर इज हायर। आगे चले, अनलिस्टेड कंपनी के लिए एज पर आर्टिकल। अब सुने एक एक्सेप्शनल सिचुएशन, ठीक है, जो पता नहीं क्यों डिस्कस की उन्होंने, लेकिन बहरहाल कर दी तो हम भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्ज कीजिए एक लिस्टेड कंपनी है, उसमें डायरेक्टर हैं 7। लिस्टेड कंपनी के कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 7 ही होने चाहिए। अच्छा, अब वो जा रहे उनमें से 5 डायरेक्टर सैर करने के लिए जा रहे हैं किसी जहाज पे, और जहाज हो गया क्रैश, 5 के पार मर गए। कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई। किसने फिल करनी है? बाकी के 2 डायरेक्टर्स ने। बाकी के 2 बचे ना, लेकिन वो ताक़यामत कैजुअल वैकेंसी फिल ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कोरम ही पूरा नहीं होगा कभी। देखिए कोरम पूरा हो सकता है क्या? कोरम के लिए क्या थी तादाद? विच एवर इज। अब बताइए क्या कोरम प्रेजेंट हो सकता है? ला कहता है इस सिचुएशन में कोरम क्या होगा भला? अगर बाकी के जितने भी डायरेक्टर बच गए हैं कलेक्टिवली ये कोरम होगा मीटिंग का, लेकिन सिर्फ इस पर्पस के लिए, कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए। बाकी के मामलात अगर करने हैं डायरेक्टर मीटिंग में तो उसके लिए पहले कैजुअल वैकेंसी फिल करें, फिर बाकियों को मिला के तो वो मामलात उसके ऊपर रेजोल्यूशन वगैरह पास करें। आपने इस सिचुएशन में सबसे पहला काम क्या करना है? कोरम पूरा कर, कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है। और कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए कोरम क्या होगा? रिमेनिंग जितने भी डायरेक्टर बचे हैं, वो चाहे एक डायरेक्टर क्यों ना बचाओ। अजीबोगरीब सी सिचुएशन है ना। हाँ मुझे भी लगी, लेकिन बहरहाल उसने हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया तो ठीक है। क्लियर हो गया कोरम क्या होगा? लिस्टेड कंपनी के केस में क्या होगा? अनलिस्टेड में जहाज क्रैश हो जाए तो क्या होगा? जितने रह गए हैं कोरम, और पहले कैजुअल वैकेंसी फिल करेंगे फिर बाकी मामलात होंगे। ये ना हो कि हम 2 रह गए, हम 2 ही सारी कंपनी चलाते रहे, वैसे नहीं होगा। हाँ जी, पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट के लिए उन्होंने उसकी मर्जी है उनकी। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, कंसेप्ट बड़ा सा लग रहा है। कहाँ पढ़ा था?
मेंबर्स वाले में। क्या जनरल मीटिंग में कोई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सर्कुलेशन के जरिए से पास हो सकती है? अच्छा, ये कंसेप्ट क्या था रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन का? कि मीटिंग कंडक्ट करवाए बगैर, जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाए बगैर रेजोल्यूशन पास करवाना, ये है कंसेप्ट रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन का। क्या जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाए बगैर कोई रेजोल्यूशन पास हो सकती है? वो हमने पढ़ लिया था। हाँ जी, मेंबर्स वाला। तो मुझे याद आ रहा है, क्या हर तरह की कंपनी सर्कुलेशन से अनलिस्टेड जिसमें मेंबर्स की तादाद 50 से 50 तक हो, इस तरह की कोई चीज थी कि नहीं थी? कुछ नहीं पता थी किधर थी। क्या जिस तरह जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो सकते हैं थ्रू सर्कुलेशन, क्या डायरेक्टर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो सकते हैं थ्रू सर्कुलेशन? बिल्कुल हो सकते हैं। रूल क्या है? रूल वो ही है। सबसे पहला, सर्कुलेट करनी है ऑल डायरेक्टर्स को, ये नहीं कुछ को की कुछ को ना की। पता चला जिसका खतरा है कि अपोज करेगा उसको सर्कुलेशन सेंड ही नहीं की, बाकी जिस फेवर करेंगे उनको। कहते ऐसे नहीं, सारे डायरेक्टर्स को सेंड करने हैं। नेसेसरी पेपर जो रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो भी अटैच करने हैं, वो भी जरूरी है, ताकि पूरी पिक्चर मिल जाए डायरेक्टर को। डायरेक्टर साइन करेंगे राइटिंग में, ये ना फोन कर दें हाँ भाई आपकी रेजोल्यूशन मिल गई, मैं इससे मुतमिन हूँ, ठीक है, सहमत हूँ, इसको ओके कर दें। कह रहे ऐसे नहीं करना भाई, रेजोल्यूशन आपको सर्कुलर करवाई गई है, रिटन फॉर्म में साइन करके वापस भेजिए, ज़बानी कलामी नहीं भेजना। सारे डायरेक्टर को भेजना है, वर्किंग साथ में पेपर साथ लगा के भेजने हैं, साइंड इन राइटिंग। नो रेवोकेशन। अच्छा, ये रेवोकेशन जो है ये लॉ में एक टेक्निकल वर्ड है। रिवोक का मतलब क्या होता है? एक दफा मंजूरी दे के कैंसिल करना। एक इससे पहले एक लफ्ज आया था लॉ का, जो मैंने आपसे कहा था मर्केंटाइल लॉ में यूज होगा। वो क्या लफ्ज था? जिसमें वो पहले अप्रूवल नहीं होती, ट्रांजैक्शन के बाद अप्रूवल हो जाता। रेटिफाई, रेक्टिफाई नहीं, रेटिफाई। रेक्टिफिकेशन वो काउंटिंग में होता है, रेक्टिफिकेशन यहाँ पे रेटिफिकेशन होता है। रेटिफाई के साथ रिवोक का लफ्ज लिखते हैं, ये दोनों लफ्ज मर्केंटाइल लॉ में यूज होंगे। और हम कहेंगे सर मतलब क्या है? रेटिफिकेशन क्या होता है? पहले उस चीज की मंजूरी नहीं थी। अगर डायरेक्टर, कहां पड़ा था कंसेप्ट? डायरेक्टर कोई भी ऐसा काम करते हैं जो उनकी अथॉरिटी में नहीं है, मेंबर्स बाद में उसको रेटिफाई कर सकते हैं थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। रेटिफिकेशन। रेवोकेशन का मतलब क्या है? पहले मंजूरी दे दी, बाद में कैंसिल करना। कहता है ये रेवोकेशन नहीं हो सकती। एक दफा आपने मंजूरी दे दी, साइन कर दिया, बस फाइनल वोट हो गया आपका। टू बी नोटेड इन द मिनट्स ऑफ नेक्स्ट मीटिंग। अब देखें, रेजोल्यूशन तो पास हुई है लेकिन मीटिंग कोई नहीं हुई, इसका रिकॉर्ड कहां लिखा जाएगा? नेक्स्ट मीटिंग के मिनट्स में ऐड कर दिया जाएगा कि ये रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास हुई थी। नहीं समझ आए? नहीं समझ आए? नहीं भाई, नहीं देखे फिर आप वही बात। आपको पता है जब तक हम पास पेपर में क्वेश्चन नहीं करेंगे, केस स्टडी नहीं करेंगे, ला समझ नहीं, टाइम ना देखे। क्या क्लास में टाइम पे आते हैं आप लोग? कोई टाइम पे नहीं आते आप। कोई बात नहीं, अभी 7-8 मिनट बैठ जाएंगे। देखें अभी 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 पता क्या, अभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे ना, ताज़ा ताज़ा कंसेप्ट है, फौरन आप चुटकियों में आंसर देते रहेंगे। कल पे अगर लेके गए ना तो फिर आप भूल जाएंगे। हाँ, फिर ब्रेक लगने शुरू हो जाएंगे, पता नहीं ये था क्यों। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 पे आइए, 7 पे आइए। 32, 33 इनके मार्क्स पे नहीं जाना, मार्क्स पे नहीं जाना। जरा मुझे बताइए 32, इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। ये तो ICAO के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133। ये तो हमें बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। करेक्ट, एक्सप्लेन द कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद इफ ए कंपनी विशेस टू ग्रांट लोन टू इट्स डायरेक्टर। बताइए, ये वाला केस है
परचेज ऑफ शेयर्स वाला केस है कि इन्वेस्टमेंट इन सोसाइटी कंपनी वाला? तीनों कंडीशन लिख देंगे। आगे चलते हैं 33, और ये भी आई कैप के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140। कह रहा है आजाद लिमिटेड एएल इज ए लिस्टेड कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसका मतलब ये हुआ हमने अब ये लाइन नहीं लिखनी होगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्यों? उसने कह दिया कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली नहीं है, तो ये वाली लाइन नहीं ना लिखनी चाहिए सूली तौर पे। क्वेश्चन में क्या है, अगर नेचर ऑफ कंपनी ना मेंशन करता फिर हम लिखते। अगर क्वेश्चन में कह दे अनलिस्टेड कंपनी है तो ये वाला पॉइंट लिखना, फिर नहीं लिखना। अगर कहे लिस्टेड कंपनी है और अगर हाँ नेचर ही ना बताए फिर दोनों लिखेंगे। इसके साथ इफ लिख देंगे, इफ कंपनी इज लिस्टेड तो ये आएगा। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के लिहाज से सोल्यूशन को हमने फिट करना है। कंडीशन एएल इज ए लिस्टेड कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लिस्टेड को अंडरलाइन करें। मिस्टर मजनू ए डायरेक्टर ऑफ एएल हैज अप्लाइड फॉर एन इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम द कंपनी टू बी रीपेबल इन 5 years। स्टूडेंट इंटरेस्ट फ्री पे फंस गए, इंटरेस्ट फ्री है तो ठीक नहीं लग रहा, नहीं मिलना चाहिए। तो भाई इससे कोई गर्ज नहीं है, लोन कितनी अमाउंट लेता है, कितने सालों के लिए लेता है, हमें कंडीशन से गर्ज है। In view of provisions of Company Act 2007, describe the circumstances under which AL may grant loan to Mr. Majnू। चलें बस ठीक है। 34, What is an alternate director? नहीं ये तो पूछा ही नहीं कर सकता है कि नहीं। कह रहा अल्टरनेट डायरेक्टर होता कौन है? जो किसी अपॉइंटेड डायरेक्टर की प्लेस पे ऑफिस संभालता है। How and in what circumstances may he be appointed? How? With the approval of directors. What circumstances? 90 दिन से के लिए बाहर जा रहा हो, ठीक है। What rights does he have? सारे राइट्स तो उसके, राइट का जिक्र कोई नहीं, इसका मतलब सारे राइट्स तो उसके होंगे। प्रॉक्सी के क्या राइट्स होते हैं? मुझे राइट से याद आ गया। प्रॉक्सी के क्या, जो मेंबर्स के राइट है, जैसे attend meeting, right to vote, right to speak in general meeting, right to be counted for quorum, right to demand poll। आगे चलते हैं। When does a person cease to be an alternate director? वापस पाकिस्तान आ जाएगा। Explain the question 35. Explain the provisions of Company Act 2070 regarding distribution of gifts to members. Not allowed. What are the provisions of making political contribution under Companies Act? Briefly describe the 36. Briefly describe the provisions relating to restriction imposed on directors' remuneration with regard to performing extra services, attendance of meeting, etc. as provided in Companies Act. बताइए ये वाली बात लिखेंगे, ये वाली बात लिखेंगे कि दोनों इकट्ठी कर दें? दोनों लिखनी चाहिए, अलग-अलग लिखनी चाहिए। उसने मीटिंग के लिए भी कहा है, एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए भी कहा है। फर्क क्या है दोनों में? स्केल का। किस में स्केल आता है? अटेंडिंग मीटिंग में। 37 आ गया। बाकी Mr. Ibrahim is the chief executive of LMN Limited, a listed company. He has requested the company for a loan of rupees 30 million. His annual remuneration is 28 million. State the condition mentioned in the Company Act 2017 under which such a loan may be advanced by the company. चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या मसला है? क्या चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होता? तो कौन सी कंडीशन होगी यहाँ पे? ये वाला केस है, चीफ एग्जीक्यूटिव में डायरेक्टर होता है। नहीं मैं बता रहा हूं, नहीं चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। लॉ ने एक जगह लिखा हुआ है, वो ऑनरेरी डायरेक्टर है। अगर वो पहले डायरेक्टर नहीं था ना, फिर भी एज्यूम किया जाता है, उस पर सारी लॉ की प्रोविजन वैसी ही अप्लाई होंगी स्वयं जहां पे वो लदा कर दे। ठीक है, जहां पे वो लदा कर दे। तो यही कंडीशन भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर 38
Moonlight Power Limited is a company listed on Karachi and Lahore stock exchanges. Mr. Bashar has been working as CEO of the company. In the month of July 2013, Mr. Iftikhar, a director on the board of MPL, informed the CEO that he is planning to move to Europe for 6 months to set up his own business. 6 महीने के लिए बाहर जा रहा है. मिस्टर बशर कॉल द कंपनी सेक्रेटरी, फौरन कंपनी सेक्रेटरी को बुलाया. कंपनी सेक्रेटरी भागा भागा आया. उससे पूछा, हाँ भाई लीगल रिक्वायरमेंट्स बताओ. पहला सवाल मेरा कह रहा है, इज दिस मैंडेटरी फॉर मिस्टर इफ्तिखार टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी टू बी हेल्ड इन सितंबर 2013? लाजमी है भाई. ये एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर रहा है, बोर्ड मीटिंग की बात कर ही नहीं रहा. डायरेक्टर के लिए एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करना लाजमी है क्या? मर्जी है. चाहे नोटिस जाता है, उनको पढ़ा था, नोटिस जाता है. अटेंड करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते. अगर यहां पे जनरल मीटिंग के बजाय बोर्ड मीटिंग होता फिर भी लाजमी नहीं था. 3 कंसेक्यूटिव में से कोई एक मीटिंग अटेंड करना लाजमी है. हाँ ठीक है, वो भी जब लीव ना लियो. लीव ले लिया तो चाहे 6 महीने के बजाय 6 साल के लिए चले जाए यूरोप, तब तक वैसे उसकी टर्म एक्सपायर हो चुकी होगी. तो पहले का आंसर क्या हुआ? मैंडेटरी. सेकंड, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस इफ मिस्टर इफ्तिखार डज नॉट अटेंड बोर्ड ऑफ मीटिंग्स ड्यूरिंग हिज वेकेशन? ब्रीफली स्टेट. अगर विदाउट लीव गया है तो 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग अटेंड नहीं की, ऑफिस वैकेट हो जाएगा. अगर विद लीव गया है फिर कोई इशू नहीं है. थर्ड, इज देयर एनी अदर वे मिस्टर इफ्तिखार कैन आइडेंटिफाई अनदर पर्सन टू एक्ट एज डायरेक्टर इन हिज प्लेस? इफ यस देन स्टेट. अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट है. 90 दिन से ज्यादा है. 6 × 18 180. हाँ ठीक है, 90 दिन से ज्यादा है. अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और जैसे ही वापस आएगा 39. जी क्या कह रहे हैं? हाँ, जैसे ही एयरपोर्ट, जैसे ही पाकिस्तान की जमीन पे पैर रखा, पुराने वाला डायरेक्टर फारिग है. अच्छा, ये केस स्टडीज की तरफ आते हैं. केस स्टडी हमारी सबसे अहम होती है. अच्छा, एक तो हमारा आपको पता है सेशन स्टार्ट हुआ थोड़ा लेट, 2 हफ्ते लेट स्टार्ट हुआ, 3 हफ्ते लेट हुआ. और ऊपर से आपकी ये फरमाइशें जो होती है ना कि 1 मिनट नहीं आप ऊपर बैठने को तैयार. ये मुझे लगता है कि फरवरी का हफ्ता लग जाएगा. आगे मर्जी आपकी. अच्छा चले ठीक है. कल हम पहले ये केस स्टडीज करेंगे और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 के क्वेश्चंस, उसके बाद फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाएंगे. आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है.